बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक के अंदर हमने देखा कि किस तरह से नैव बेस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हम डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इस वीक के अंदर हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ही एक एप्लीकेशन जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ सेंटिमेंट एनालिसिस। तो इस वीडियो के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सेंटिमेंट एनालिसिस और उसकी क्या-क्या टाइप्स जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं, जिन पे रिसर्च हो रही है, जिन पे काम हो रहा है। तो स्टार्टिंग विद इट्स डेफिनिशन या बेसिक आइडिया जो है सेंटिमेंट एनालिसिस का क्या है। लेट्स से हमारे पास मूवीज़ के कुछ रिव्यूज़ हैं और हम उनको पॉजिटिव या नेगेटिव में कैटेगराइज करना चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो जैसे कि आप जानते हैं कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है उसका यही बेसिकली उसके अंदर यही हम कर रहे होते हैं कि हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो जो सेंटिमेंट एनालिसिस है उसका भी बेसिक जो है वो यही कॉन्सेप्ट है कि हम किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को, किसी मूवी के रिव्यूज़ को या लेट्स से ट्विटर के कोई मैसेजेस हैं किसी प्रोडक्ट के हवाले से, तो उसको हम क्लासिफाई करना चाह रहे होते हैं कि किसी क्लाइंट ने, किसी कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट के हवाले से, किसी मूवी के हवाले से रिव्यूज़ जो दिए हैं, जो रिव्यूज़ शेयर किए हैं, वो कितने पॉजिटिव हैं और कितने जो हैं वो नेगेटिव हैं, ठीक है? तो इसमें ये हमें करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें ऑनलाइन डिफरेंट जो प्रोडक्ट जहाँ पे सेल होती हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जैसे अमेज़न वगैरह हैं, तो वहाँ पे जो कमेंट्स हैं यूज़र्स के वो थाउज़ेंड्स में हो सकते हैं। तो उन कमेंट्स को, उन रिव्यूज़ को गो थ्रू करना मैनुअली एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। तो उस काम से बचने के लिए हम जो है वो नैव बेस एल्गोरिदम जो है वो यूज़ कर सकते हैं और सेंटिमेंट्स को क्लासिफ़ाई कर सकते हैं कि वो पॉज़िटिव हैं या नेगेटिव हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ मूवी के रिव्यूज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले है अनबिलीवेबली डिसअपॉइंटिंग, ठीक है? तो इट मीन्स कि ये एक जो है वो थम्स डाउन जो है वो रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है। इसी तरह से फुल ऑफ ज़ैनी कैरेक्टर्स एंड रिचली अप्लाइड स्टार एंड सम ग्रेट प्लॉट ट्विस्ट्स, तो ये थम्स अप है। तो इसको पॉजिटिव जो है वो लेबल या क्लास असाइन होनी चाहिए, ये थम्स अप इसको असाइन होना चाहिए। इसी तरह से दिस इज़ द ग्रेटेस्ट स्क्रूबॉल कॉमेडी एवर फ़िल्म्ड, ये भी थम्स अप है। और ये लास्ट वाला जो है ये पैथेटिक मूवी के बारे में किसी ने कहा है, तो ये थम्स डाउन है। तो ये बेसिकली आइडिया अगेन वही है कि हम क्लासिफ़ाई करना चाह रहे हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को, डिफरेंट रिव्यूज़ को, और यहाँ पे हमारे पास 2 क्लासेस हैं और इसे हम बाइनरी क्लासिफ़िकेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास 2 लेबल्स हमने असाइन करने होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने थम्स अप या थम्स डाउन का लेबल जो है वो हर रिव्यू को असाइन किया है। अच्छा, इसमें डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं और डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने इसको डिफरेंट तरीके से जो सेंटिमेंट एनालिसिस है, उसको आस्पेक्ट बेस्ड भी किया जा सकता है। जैसे कि ये गूगल प्रोडक्ट सर्च के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे गूगल प्रोडक्ट सर्च जो है, उसके अंदर अगर आप किसी किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो उसके हवाले से आपको उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स कह लें या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं, उसके हवाले से जो है वो रेटिंग्स मिलती हैं। और ये रेटिंग्स जस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये जो रेटिंग्स हैं ये 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार से लेके 5 स्टार तक जाएँगी। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि हम प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक रेटिंग दें। तो पिछले एग्ज़ाम्पल में जहाँ हमारे पास जस्ट 2 क्लासेस थीं, जिसमें थम्स अप और थम्स डाउन की क्लास हमने असाइन करनी थी किसी भी रिव्यू को। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली 5 क्लासेस हैं या 5 स्टार्स हैं, जो कि हमने किसी रिव्यू को असाइन करने हैं। और सेकंडली मैंने आपको इसमें बताया कि इसमें डिफ़रेंस ये भी है कि पिछली एग्ज़ाम्पल में सिर्फ़ थम्स अप या थम्स डाउन ही था, लेकिन यहाँ पे उस प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट जो एट्रिब्यूट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनके हवाले से, यानी कि ये ज़्यादा आप कह लें कि सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर ये ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स टास्क है या एडवांस्ड टास्क इसको कह सकते हैं कि हम ये भी आइडेंटिफ़ाई करें कि
कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में बात की जा रही है और उन एस्पेक्ट्स के बारे में क्या लोग पॉजिटिव उनका सेंटिमेंट है या नेगेटिव उसका सेंटिमेंट है। और इसमें फिर फर्दर ये भी आ जाती है प्रॉब्लम कि एक ही सेंटेंस के अंदर हो सकता है कि 2 एस्पेक्ट्स के बारे में बात की गई हो। तो उन दोनों एस्पेक्ट्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें सारी जो हैं, ये इसमें एस्पेक्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर जो है वो आ जाती हैं। इसके अलावा बिंग जो है, बिंग भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आप डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं, उनकी स्टार रेटिंग भी जो है वो ऑटोमेटिकली कर रहा है आपके लिए, और वो आपको किसी भी प्रोडक्ट की जो है, जो उसके पास अवेलेबल है या जिसको उसने इंडेक्स किया हुआ है, उनकी स्टार रेटिंग भी आपको शो करता है, और इसी तरह से उनके एस्पेक्ट्स जो हैं, वो भी शो करता है कि वो कितनी उसकी रेटिंग है, एस्पेक्ट बेस्ड रेटिंग, ठीक है? और इसी तरह से सोर्सेज़ जो है वो भी आपको शो कर रहा है कि कहाँ से उसने ये इस प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से रिव्यूज़ जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। अच्छा, जो सेंटिमेंट एनालिसिस हैं, जैसे कि ट्विटर पे अक्सर आप देखेंगे, अगर आप सर्च करें थोड़ा-सा, तो ट्विटर पे सेंटिमेंट एनालिसिस पे काफ़ी जो है वो लोगों ने काम किया है कि ट्विटर पे लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी मूवी के बारे में, किसी एंटिटी के बारे में क्या पॉजिटिव कमेंट्स ज़्यादा रखते हैं या नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा रखते हैं, ठीक है? और इवन इस चीज़ पे भी लोगों ने रिसर्च की है कि ट्विटर पे लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे, ठीक है? स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है। जैसे कि आप लोगों को आइडिया होगा कि जैसे ही कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो स्टॉक मार्केट काफ़ी इफ़ेक्ट होती है उससे। तो जैसे ही लोगों के ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर और डिफरेंट जो हैं सेक्टर्स के अंदर जो हैं वो काफ़ी वो इफ़ेक्ट होते हैं सेक्टर्स। जैसे कि आप कोरोना की एग्ज़ाम्पल देख लें, कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। और ट्विटर जो ये यहाँ पे आपको ग्राफ एक्चुअली नज़र आ रहा है। इसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि एक गैलप पूल है, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, ये एक 2010 में एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें से ये ग्राफ लिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक कोरिलेशन जो है वो नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन गैलप पूल, यानी कि जब पूल के थ्रू यूज़र से डाटा कलेक्ट किया गया किसी भी कंज्यूमर से कॉन्फिडेंस के हवाले से ऑन सम प्रोडक्ट, उसके हवाले से जो लोगों के सेंटिमेंट्स थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो ट्विटर पे जब सेंटिमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट किए गए, तो उनका भी जो ट्रेंड था कि वो कितने पोलैरिटी उनकी क्या है, पोलैरिटी से ये मुराद है कि वो कितने पॉजिटिव हैं या कितने नेगेटिव हैं। तो वो काफ़ी हद तक उसकी जो सिमिलैरिटी थी वो मिलती-जुलती थी। मीन्स दैट के जैसे अगर आप गैलप से एक पूल करते हैं, यानी पूलिंग करते हैं आप कि जी इस प्रोडक्ट के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या रिव्यूज़ हैं, और उस पूल से आप डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो काफ़ी हद तक मैच करता है कि अगर आप यूज़र्स के सेंटिमेंट्स को एनालाइज़ कर लें यूज़िंग ट्विटर डाटा, कि वो ट्विटर पे जो हैं वो क्या मैसेजेस जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं, क्या वो ट्वीट कर रहे हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस जो है उसके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, काफ़ी डिफरेंट नाम हैं, जैसे ओपिनियन एक्सट्रैक्शन है, ओपिनियन माइनिंग है, सेंटिमेंट माइनिंग है, या सब्जेक्टिविटी एनालिसिस है। तो ये डिफरेंट नाम हैं, इन डिफरेंट नाम से आपको लिटरेचर जो है वो मिलेगा, जिसके अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस ही एक्चुअली जो है वो उस पे काम हो रहा होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि व्हाई हम सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो क्यों करते हैं, और क्या हमें उसका फ़ायदा हो सकता है, कैसे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो वही एग्ज़ाम्पल जो हमने प्रीवियसली देखी कि मूवी के रिव्यूज़ हैं अगर हमारे पास, तो हम देख सकते हैं कि अगर हमने कोई मूवी देखनी है, तो हम उसके रिव्यूज़ डेफ़िनेटली देखेंगे, और अगर हम उसके थाउज़ेंड्स ऑफ रिव्यूज़ को ऑटोमेटिकली क्लासिफ़ाई कर सकें, पॉज़िटिव और नेगेटिव में, तो हमारे लिए डिसाइड करना आसान होगा कि हमें वो मूवी देखनी चाहिए आइदर या नहीं देखनी चाहिए।
सेम इज़ द केस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कि अगर हम ये जानना चाहते हैं, लेट्स से हम जो आईफ़ोन का न्यू वर्ज़न है वो नया जो आईफ़ोन आया है उसको हम परचेज़ करना चाह रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले ये देखें कि लोग जो हैं वो आईफ़ोन के हवाले से क्या बातें कर रहे हैं? क्या जो हैं क्या पॉज़िटिवली जो हैं वो ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं या नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। तो इस लिहाज से भी फ़ायदा हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों के क्या कमेंट्स हैं या क्या जनरल परसेप्शन क्या है किसी प्रोडक्ट के बारे में। इसी तरह से पब्लिक सेंटिमेंट के हवाले से कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कितना है मार्केट के हवाले से या प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो उसके हवाले से भी हम देख सकते हैं। पॉलिटिक्स के हवाले से देख सकते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से या किसी इंडिविजुअल के हवाले से जो है वो क्या लोगों के का माइंडसेट है या जैसे कि 2000 आई थिंक 16 के अंदर ये जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उस पे जो है लोगों ने काम किया था कि ट्विटर से ये प्रेडिक्ट किया था कि कौन सी जो पार्टी है वो नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो विन करेगी। तो पॉलिटिक्स में भी यूज़ हो सकता है और इसके अलावा प्रेडिक्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है। प्रेडिक्शन जो है वो इलेक्शन आउटकम की भी हो सकती है और स्टॉक मार्केट की भी हो सकती है। कि स्टॉक मार्केट देखें अगर हमें ये पता चल जाए कि को किस कंपनी के स्टॉक जो हैं वो ऊपर जाएँगे तो डेफ़िनेटली वो बहुत बेनिफिशियल जो है वो हो सकता है। तो ये काफ़ी सारी जो हैं वो सेंटिमेंट एनालिसिस की जो है डिफरेंट आगे कह लें कि एप्लीकेशंस हैं फर्दर जिनको कि आप फर्दर जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एक जो साइकोलॉजिस्ट है शेरर उसने एक टोपोलॉजी जो है वो डिफाइन की थी अफेक्टिव स्टेट्स की। और इन अफेक्टिव स्टेट्स के अंदर इमोशंस आ जाते हैं, मूड आ जाता है, इंटरपर्सनल स्टेंसेस आ जाते हैं, एटीट्यूड्स आ जाते हैं और फाइनली पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। इमोशंस जो हैं वो किसी पर्सन का जो इमोशनल स्टेट है उसके हवाले से उसमें डिफरेंट तरह के जो हैं इमोशंस आ सकते हैं जैसे कि एंग्री है, सैड है, जॉयफुल है, फियरफुल है, अशेम्ड है। इसी तरह से मूड जो है किसी का दैट कैन बी चीयरफुल, ग्लूमी, इरिटेबल, ठीक है। इंटरपर्सनल स्टैंस जो है वो फ्रेंडली हो सकता है, फ्लर्टेशियस हो सकता है, डिस्टेंट हो सकता है, कोल्ड, वार्म। इसी तरह से एटीट्यूड्स टुवर्ड्स समथिंग होता है जैसे कि लाइकिंग है, लविंग है, हेटिंग है, वैल्यूइंग है। और फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाती हैं कि नर्वस है, एंग्शियस है, रेक्लेस है। ये डिफरेंट जो हैं वो इफ़ेक्टिव स्टेट्स हैं। जो सेंटिमेंट एनालिसिस की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, वो सेंटिमेंट एनालिसिस होता है टुवर्ड द एटीट्यूड, ठीक है? एटीट्यूड जो है दैट इज़ एंड्यूरिंग इफेक्टिवली कलर्ड बिलीफ्स, डिस्पोजिशंस टुवर्ड ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स, ठीक है? तो ये सारी की सारी जो इफ़ेक्टिव स्टेट्स हैं, इसमें से जो सेंटिमेंट एनालिसिस पे मेनली काम हो रहा है अभी तक, वो एटीट्यूड्स के हवाले से है। ये किसी जो प्रोडक्ट है, ये किसी कोई मूवी है, उसके हवाले से जो यूज़र है, उसके क्या डज़ ही लाइक इट? डज़ ही लव इट? डज़ ही हेट इट? ठीक है? तो ये सारे उसके एटीट्यूड के हवाले से जो हैं, वो पर्टिकुलरली आइडेंटिफ़ाई करने के लिए जो है वो सेंटिमेंट एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। और इसमें एक होल्डर होगा एटीट्यूड्स के हवाले से जो कि जिसका कि एटीट्यूड होगा किसी प्रोडक्ट के हवाले से। एक टारगेट होगा या जिसे हम एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है? एस्पेक्ट ऑफ द एटीट्यूड। देन वी हैव टाइप ऑफ एटीट्यूड। अब टाइप जो है दैट कैन बी लाइक, लव, हेट, वैल्यू, डिज़ायर एटसेट्रा। और इसको वेटेड पोलैरिटी भी कहा जा सकता है, ठीक है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है या फिर स्ट्रेंथ भी दी जा सकती है कि पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, ठीक है? नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है। और फाइनली टेक्स्ट होगा जो कि जिसमें कि एटीट्यूड एक्चुअली डिस्क्राइब किया गया होगा, जो कि सेंटेंस या एक एंटायर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो सकता है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो सिंपलेस्ट टास्क जो है वो ये है सेंटिमेंट एनालिसिस का कि इज़ द एटीट्यूड ऑफ दिस टेक्स्ट पॉजिटिव और नेगेटिव।
सिंपलेस्ट टास्क तो ये है कि हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव में क्लासिफ़ाई कर दें। अगर उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम देखें तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये है कि हम रैंक करें एटीट्यूड को, कि वो जो टेक्स्ट के अंदर एटीट्यूड डिस्क्राइब किया गया है, वो 1 से लेके 5 तक हम उसको क्या रैंक जो है वो देंगे। और इसी की एडवांस फॉर्म ये है कि हम डिटेक्ट करें टारगेट को, सोर्स को और कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड टाइप्स को, ठीक है? या एस्पेक्ट्स का भी जैसे मैंने ज़िक्र किया, तो उसको भी जब हम करेंगे तो ये एडवांस सेंटिमेंटल एनालिसिस की टाइप में आएगा।